आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो आज की दुनिया की बुनियाद है। 19वीं सदी का यूरोप, एक ऐसा दौर जब दुनिया का नक्शा जैसे हम उसे जानते हैं खींचा जा रहा था। बिल्कुल। सदियों से चले आ रहे बड़े बड़े साम्राज्य वो ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे और उनकी जगह ले रहे थे नए ताकतवर आइडिया से बने देश, जिन्हें हम आज राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट्स कहते हैं। और हमारी आज की गहरी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि ये राष्ट्र का आइडिया जो हमें आज इतना स्वाभाविक लगता है, ये असल में पैदा कैसे हुआ। ये हमेशा से तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई आसमान से नहीं टपका था। इसे बड़ी मेहनत से गढ़ा गया, इसके लिए सपने देखे गए और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए खून भी बहाया गया। तो सपनों से ही शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो पहला सोर्स है वो एक पेंटिंग है। हाँ। 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने बनाई थी। ये किसी असलियत की तस्वीर नहीं है, बल्कि एक सपना है, एक यूटोपिया। एक आदर्श दुनिया। और इस सपने में क्या कुछ नहीं है। मुझे तो सबसे पहले लोगों की एक अंतहीन कतार दिख रही है जो एक स्टैचू की तरफ बढ़ रही है। हाँ, ये लोगों की रेल कहलाती है। इसमें आप देखें तो हर देश के लोग हैं, अपने अपने झंडों और अपनी वेशभूषा में। हर उम्र के लोग हैं, मर्द, औरतें, बच्चे, सब एक साथ। ये सिर्फ एक भीड़ नहीं है, ये अतीत के अंधेरे से निकलकर भविष्य के उजाले की तरफ एक यात्रा है। और वो मंजिल है स्वतंत्रता। और वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसी प्रतिमा है, उसके हाथों में जो चीजें वो भी काफी कुछ कहती हैं। हाँ। एक हाथ में ज्ञान की मशाल है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, मतलब आजादी और बराबरी। बिल्कुल। पर मुझे जो सबसे दिलचस्प चीज जमीन पे पड़ी दिख रही है, ये टूटे हुए मुकुट और राजदंड। एकदम, ये उस दौर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। सारियो ये कह रहे हैं कि राजाओं और उनकी तानाशाही का जमाना खत्म हो चुका है। द एज ऑफ किंग्स इज ओवर। तो ये पेंटिंग सिर्फ एक कलाकृति नहीं थी। नहीं, ये उस वक्त के लोगों के सपनों का एक दस्तावेज है। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां देश किसी राजा की जागीर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र हो। ये राष्ट्रवाद की शुरुआती बहुत ही आदर्शवादी रोमांटिक सोच थी। तो ये तो हुआ एक खूबसूरत सपना। लेकिन सपने और हकीकत में बहुत फासला होता है। इस आदर्शवादी सपने को जमीन पर उतारने की पहली ठोस कोशिश कहां और कैसे हुई? इसकी पहली और सबसे जोरदार चिंगारी उठी फ्रांस से। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। अच्छा। ये वो लम्हा था जब राष्ट्रवाद का आइडिया पहली बार एक पॉलिटिकल रियलिटी बना। सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव था संप्रभुता का हस्तांतरण। ये थोड़ा भारी शब्द है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसका सीधा सा मतलब है कि अब देश किसी एक राजा या रानी की निजी संपत्ति नहीं था। ओके। असली पावर, मतलब देश को चलाने का हक, राजा के हाथ से निकलकर देश के आम लोगों यानी नागरिकों के हाथ में आ गया था। ये तो एक जबरदस्त बदलाव था। बहुत बड़ा। मैं ही राज्य हूं कहने वाले राजा की जगह अब नारा था, हम ही राज्य हैं। और लोगों को ये हम वाली फीलिंग देने के लिए, एक सामूहिक पहचान बनाने के लिए भी तो बहुत कुछ किया गया होगा। हाँ, और ये बहुत सोच समझकर किया गया। पितृभूमि या लपात्री और नागरिक, मतलब लिसित्वायन जैसे नए शब्द गढ़े गए, जिनका मतलब था कि हम सब एक ही जमीन की संतान हैं। बिल्कुल। और कानून के सामने हम सब बराबर हैं। राजा का शाही झंडा हटाकर नया तिरंगा, ट्राई कलर लाया गया, जो पूरे देश का झंडा बना। और भाषा का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था, है ना? बहुत बड़ा। पेरिस में जो फ्रेंच बोली जाती थी, उसे पूरे देश की साझा भाषा बना दिया गया। और जो स्थानीय बोलियां थीं, उन्हें हतोत्साहित किया गया। एक जैसे कानून, एक जैसी नापतौल की व्यवस्था। हाँ, ये सब छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी कदम थे। ये सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं थे। ये लोगों के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश थी कि तुम सिर्फ अपने गांव या कबीले के नहीं हो। एकदम, बल्कि एक बड़े परिवार, फ्रांस नाम के एक राष्ट्र का हिस्सा हो। तो फ्रांसीसी क्रांति में एक तरह से राष्ट्र बनाने का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। लेकिन इस ब्लूप्रिंट को पूरे यूरोप में फैलाने वाले विचार कौन से थे? यहाँ पर दो बड़े विचार सामने आते हैं। पहला था उदारवाद, यानी लिबरलिज्म। लिबरलिज्म, ये शब्द लैटिन के लिबर से बना है, जिसका मतलब है आजाद। तो उदारवादी लोग हर तरह की आजादी चाहते थे। व्यक्ति की आजादी, कानून के सामने बराबरी, और सबसे जरूरी, एक ऐसी सरकार जो सबकी सहमति से बने। बिल्कुल। और ये सिर्फ राजनीतिक आजादी तक ही सीमित नहीं था, राइट? वे आर्थिक आजादी की भी बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल,
हमारे नोट्स में ज़ोल्वराइन का जिक्र है। हाँ, वो क्या था? ज़ोल्वराइन इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आप सोचिए, आज अगर आपको दिल्ली से गुड़गांव जाने में 11 बार टोल टैक्स देना पड़े, और हर बार अलग करेंसी में। हाँ, एक व्यापारी के लिए ये कितना बड़ा दुस्वप्न होगा। 1834 से पहले जर्मनी में कुछ ऐसा ही हाल था। अच्छा, 30 से ज्यादा छोटे छोटे राज्य, सबकी अपनी करेंसी, अपने टैक्स। ज़ोल्वराइन नाम के एक शुल्क संघ ने इन सारे टैक्स बैरियर्स को खत्म कर दिया। और मुद्राओं का क्या हुआ? मुद्राओं की संख्या 30 से ज्यादा से घटाकर सिर्फ 2 कर दी। इससे तो व्यापार करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं था, ये पहली बार था जब लोगों को महसूस हुआ कि आर्थिक रूप से एक होना कितना फायदेमंद है। ये वो आर्थिक गोंद था जिसने जर्मनी के आइडिया को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। इट वॉज द इकोनॉमिक ग्लू। यस। तो एक तरफ तो थे ये उदारवादी जो सुधारों के जरिए बदलाव चाहते थे, और दूसरी तरफ थे क्रांतिकारी जो पूरी व्यवस्था को ही उखाड़ फेंकना चाहते थे। और इनमें सबसे बड़ा नाम था जुजेपे मेत्सिनी का। जुसेप्पे मेत्सिनी एक इतालवी क्रांतिकारी थे, एक आग थे वो। उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे गुप्त संगठन बनाए। और उनका मानना क्या था? उनका मानना था कि भगवान ने देशों को इंसानों की प्राकृतिक इकाई बनाया है, किसी राजा ने नहीं। इसलिए इटली को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक होकर रहना चाहिए। उनके विचार इतने खतरनाक क्यों माने जाते थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने तो उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन तक कह दिया था। इसलिए क्योंकि मेत्सिनी राजशाही और साम्राज्यवाद की जड़ों पर हमला कर रहे थे। अच्छा। वो कह रहे थे कि लोगों को अपने देश का फैसला खुद करने का हक है, किसी विदेशी राजा को नहीं। ये विचार उस समय के साम्राज्यों के लिए किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं था। इसीलिए मेटरनिख उनसे इतना डरता था। बिल्कुल। तो हमारे पास ताकतवर विचार हैं, क्रांतिकारी हैं, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या एक देश सिर्फ कानून, संधियों और लड़ाइयों से ही बनता है? नहीं। हमारा अगला सोर्स एक और दिलचस्प पहलू की ओर इशारा करता है, रोमानीवाद या रोमांटिसिज्म। हाँ, और ये राष्ट्रवाद की कहानी का सबसे आकर्षक हिस्सा है। रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था, एक कल्चरल मूवमेंट। हाँ, इसके मानने वालों का मानना था कि एक राष्ट्र तोपों और संधियों से नहीं बल्कि कविताओं और लोकगीतों से बनता है। उन्होंने तर्क और विज्ञान की जगह भावनाओं, अंतरात्मा की आवाज और रहस्यमयी एहसासों पर जोर दिया। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या था? जर्मनी का उदाहरण लीजिए। वहां के एक चिंतक थे योहान गॉटफ्रीड। उनका कहना था कि सच्ची जर्मन संस्कृति राजाओं के महलों में नहीं बल्कि आम लोगों, दास फोल्क के बीच जिंदा है। राष्ट्र की असली आत्मा, जिसे वो वोल्कगाइस्ट कहते थे, वो लोक गीतों, लोक कथाओं में बसती है। एकदम। इसलिए राष्ट्र को खोजना है तो गांव-गांव जाकर इन कहानियों को इकट्ठा करो। मतलब देश की पहचान उसके लोगों की संस्कृति में छिपी है। और पोलैंड में तो भाषा ही बगावत का हथियार बन गई थी। बिल्कुल। उस वक्त पोलैंड पर रूस का कब्जा था और रूसी सरकार हर जगह पोलिश भाषा को हटाकर रूसी थोप रही थी। तो इसके विरोध में पोलैंड के लोगों ने अपनी भाषा को ही राष्ट्रीय संघर्ष का प्रतीक बना लिया। चर्च में, स्कूलों में जानबूझकर पोलिश भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगा। और संगीत का भी इस्तेमाल हुआ। हाँ, संगीतकार कैरल कुरपिंस्की ने पोलिनेज और माजुर्का जैसे लोक नृत्यों को अपने संगीत के जरिए राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। यहाँ आके संस्कृति अब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई का एक मोर्चा बन गई थी। तो हमने एक आदर्शवादी सपना देखा, क्रांतिकारी विचारों को समझा और संस्कृति की ताकत को भी महसूस किया। लेकिन 1848 में एक और बड़ी क्रांति हुई जो कहानी में एक नया मोड़ लाती है। हमारे सोर्स इसे उदारवादियों की असफलता कहते हैं। ऐसा क्या हुआ था? 1814 का सान पूरे यूरोप के लिए उथल-पुथल भरा था। भूख, गरीबी, बेरोजगारी, जनता बहुत परेशान थी। और जर्मनी में पढ़े लिखे मध्य वर्ग ने सोचा कि यही सही मौका है। हाँ, एक लोकतांत्रिक एकीकृत जर्मनी बनाने का। और उन्होंने इसके लिए कोशिश भी की। बाकायदा चुनाव हुए। 831 प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में इकट्ठा हुए और एक संविधान का ड्राफ्ट भी तैयार किया। सब कुछ कायदे से हो रहा था। बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसे जर्मनी का संविधान बनाया जिसमें एक राजा तो होगा लेकिन वो संसद के प्रति जवाबदेह होगा। और उन्होंने ये ताज प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को पेश किया। हाँ, लेकिन यहीं पर कहानी का रुख पलट गया। रुकिए, तो उन्होंने चुनाव करवाए, संविधान लिखा और राजा ने बस कह दिया नहीं शुक्रिया। हाँ। कोई राजा एक पूरे एकीकृत जर्मनी पर राज करने का मौका क्यों ठुकराएगा? क्या उसे लोगों की ताकत से डर लग रहा था? यही तो बात है।
राजा को वो ताज मंजूर नहीं था जो उसे जनता से मिले। उसे लगता था कि ये उसकी शान के खिलाफ है। अच्छा। उसने ताज ठुकरा दिया और दूसरे राजाओं के साथ मिलकर इस पूरी संसद को ही खत्म करवा दिया। सेना बुलाई गई और उदारवादियों का सपना चकनाचूर हो गया। और उस घटना की जो तस्वीर है उसमें एक और परेशान करने वाली बात छिपी है, महिलाओं की स्थिति। हाँ। और ये उस उदारवादी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी को दिखाता है। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने अपने अखबार निकाले, संगठन बनाए। लेकिन जब सेंट पॉल चर्च में संसद बैठी तो उन्हें वोट देने या प्रतिनिधि बनने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। उन्हें सिर्फ दर्शक के तौर पर ऊपर दर्शक दीर्घा में खड़े होने की इजाजत थी। मतलब वे बराबरी की लड़ाई तो लड़ रहे थे, लेकिन सिर्फ मर्दों की बराबरी की। काफी हद तक यही सच था। ये दिखाता है कि उनके विचार कितने भी उदारवादी क्यों ना हो, लैंगिक समानता अभी भी एक बहुत दूर का सपना था। तो जब उदारवादियों के शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके बुरी तरह फेल हो गए, तो क्या राष्ट्र बनाने का सपना ही खत्म हो गया? नहीं, सपना खत्म नहीं हुआ, बस उसे पूरा करने का तरीका बदल गया। और यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हाँ, राष्ट्रवाद का जो आइडिया एक रोमांटिक आजादी के सपने से शुरू हुआ था, उसे हकीकत में उतारा एक ऐसे आदमी ने जिसे सपनों से कोई लेना देना नहीं था। वो सपना नहीं, ताकत बेचता था। बिल्कुल। ऑटो वॉन बिस्मार्क, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार। एकदम। उदारवादियों के फेल होने के बाद प्रशा ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और प्रशा का मुख्यमंत्री था बिस्मार्क। वो एक पक्का यथार्थवादी था। उसका मानना था कि देश बड़े बड़े भाषणों से नहीं बनते। देश बनते हैं रक्त और लॉ यानी ब्लड एंड आयरन, सेना और ताकत से। नेशन बिल्डिंग वेंट फ्रॉम पोएट्री टू प्योर कोल्ड ब्लडेड पॉलिटिक्स। और उसने ये करके दिखाया। हाँ, बिस्मार्क ने प्रशा की ताकतवर सेना और नौकरशाही का इस्तेमाल किया। अगले 7 सालों में उसने 3 बड़े युद्ध लड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ, और तीनों में शानदार जीत हासिल की। और इन्हीं जीतों ने जर्मनी के एकीकरण को पूरा कर दिया। और इसका क्लाइमैक्स तो और भी ज्यादा नाटकीय था। जनवरी 1871 में फ्रांस के वर्साई के शीश महल में प्रशा के राजा काइजर विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। मतलब फ्रांस को उसी के घर में हराकर जर्मनी का जन्म हुआ। ये एक साफ संदेश था। अब राष्ट्रवाद की बागडोर उदारवादियों या क्रांतिकारियों के हाथ में नहीं थी, बल्कि सेना और रूढ़िवादी ताकतों के हाथ में आ चुकी थी। और इटली के एकीकरण की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां दिमाग और तलवार दोनों का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल। इटली भी कई टुकड़ों में बटा था। यहाँ एकीकरण के 3 मुख्य किरदार थे। द ब्रेन यानी दिमाग थे मुख्यमंत्री कावूर, एक चतुर कूटनीतिज्ञ, हाँ, जिसने फ्रांस के साथ संधि करके ऑस्ट्रिया को हराया। क्रांतिकारी, जिसके साथ हजारों हथियारबंद स्वयंसेवक थे, जिन्हें रेड शर्ट्स कहा जाता था। अच्छा। वो दक्षिण इटली में घुसे और स्थानीय किसानों की मदद से वहां के विदेशी शासकों को खदेड़ दिया। तो एक तरफ कावूर की कूटनीति और दूसरी तरफ गैरीबाल्डी का जोश। और इन दोनों ने मिलकर जो जमीन जीती, उसे सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया। और 1861 में वो एकीकृत इटली के पहले राजा बने। हाँ, तो यहां भी हमने देखा कि राष्ट्र का निर्माण सिर्फ एक तरीके से नहीं हुआ। इसमें कूटनीति, युद्ध और क्रांति सबका मिश्रण था। तो चलिए इस पूरी कहानी को समेटते हैं। हमने एक सपने से शुरुआत की और एक ठोस राजनीतिक हकीकत तक पहुंचे। हमारा आखिरी सोर्स एक नक्शा है जो दिखाता है कि 19वीं सदी के आखिर तक यूरोप का चेहरा कितना बदल चुका था। बिल्कुल। सदी की शुरुआत में यूरोप में बड़े बड़े साम्राज्य थे। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, जहां कई अलग अलग भाषाएं बोलने वाले अलग अलग नस्ल के लोग एक ही राजा के नीचे रहते थे। लेकिन सदी के अंत तक जर्मनी, इटली जैसे राष्ट्र राज्य नक्शे पर उभर चुके थे। हाँ। और ये सिर्फ सरहदों का बदलाव नहीं था, ये लोगों की पहचान का बदलाव था। यही सबसे जरूरी बात है। अब लोग खुद को किसी राजा की प्रजा नहीं, बल्कि एक राष्ट्र का नागरिक मानने लगे थे। एक ऐसी पहचान जो साझा इतिहास, साझा संस्कृति और साझा भविष्य की भावना पर टिकी थी। और ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव रातों रात नहीं आया। ये दशकों के संघर्ष, क्रांतियों, विचारों और अनगिनत लोगों की कुर्बानियों का नतीजा था। तो ये तो साफ है कि राष्ट्र कोई प्राकृतिक या हमेशा से मौजूद चीज नहीं है, इसे बनाया जाता है। हाँ,
गढ़ा जाता है। और इसे बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल रही है। ये हमें आज के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमने देखा कि उस दौर में राष्ट्र बनाने के लिए एक साझा भाषा, एक साझा इतिहास और एक साझा संस्कृति पर बहुत जोर दिया गया। आज की दुनिया में जहां हमारे समाज पहले से कहीं ज्यादा विविध हैं, जहां एक ही देश में कई भाषाएं और संस्कृतियां एक साथ रहती हैं, वहां एक राष्ट्र की साझा पहचान का मतलब क्या है? ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। शायद आज उससे भी ज्यादा। आज हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की कहानी बताते हैं। वो दौर जब भारत एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, एक ऐसा उपमहाद्वीप जहाँ सैकड़ों भाषाएं, धर्म और रियासतें थी, वहाँ के लोगों ने खुद को एक कैसे समझना शुरू किया? क्या ये एकता सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से से पैदा हुई या इसके पीछे कोई गहरी सांस्कृतिक वजह भी थी? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि राष्ट्रवाद कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ कर दिया जाए। ये एक लंबी और काफी जटिल प्रक्रिया थी और इसकी जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत की घटनाओं में मिलती हैं। उस समय दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही थी और उसका असर भारत पर भी पड़ना लाजमी था। आप पहले विश्व युद्ध की बात कर रही हैं, है ना? मुझे इन दस्तावेजों को देख के हैरानी हुई कि उस युद्ध का भारत पर कितना गहरा असर पड़ा था। हम अक्सर इसे एक यूरोपीय युद्ध समझते हैं, लेकिन इसने तो यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। बिल्कुल। युद्ध के नाम पर ब्रिटिश सरकार ने रक्षा खर्च बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इस खर्च को पूरा करने के लिए कर्ज लिए गए और टैक्स बढ़ा दिए गए। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ा। आप अंदाजा लगाइए, 1913 से 1918 के बीच, यानी सिर्फ 5 सालों में चीजों की कीमतें लगभग दोगुनी हो गईं। दोगुनी? हाँ, दोगुनी। लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। और सिर्फ महंगाई ही नहीं, गांव से लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था। मतलब एक तरफ आपकी कमाई आधी हो रही है और दूसरी तरफ आपके घर के लोगों को एक अनजान लड़ाई में मरने के लिए भेजा जा रहा है। गुस्सा तो फूटेगा ही। और उस गुस्से पर एक और कहर टूटा। उसी दौरान देश के कई हिस्सों में फसलें खराब हो गईं, जिससे खाने की भारी कमी हो गई और रही सही कसर इन्फ्लुएंजा की महामारी ने पूरी कर दी। हमारे स्रोतों के मुताबिक 1921 की जनगणना में यह अनुमान लगाया गया कि अकाल और महामारी की वजह से लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए। 1 करोड़ से ज्यादा लोग। हाँ, ये एक भयानक त्रासदी थी। लोगों को लग रहा था कि सरकार उनकी मदद करने की बजाय उन्हें मरने के लिए छोड़ रही है। तो माहौल पूरी तरह से निराशा और आक्रोश का था। और शायद ऐसे ही माहौल में लोग एक नए नेता या एक नए विचार की तलाश करते हैं। यहीं पर महात्मा गांधी की एंट्री होती है ना? हाँ। और वो एक बिल्कुल नया विचार लेकर आए, सत्याग्रह। दिलचस्प बात यह है कि सत्याग्रह का मतलब सिर्फ चुपचाप विरोध करना या पैसिव रेजिस्टेंस नहीं था। अच्छा। गांधी जी के लिए ये सत्य की शक्ति और आत्मबल पर आधारित एक सक्रिय लड़ाई थी। उनका दर्शन बहुत साफ था। अगर आपका मकसद सच्चा है, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको सामने वाले से लड़ने के लिए शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। मतलब अहिंसा में ही असल ताकत है। बिल्कुल, कि अहिंसा जालिम की अंतरात्मा को झकझोर सकती है। और उन्होंने इस विचार को सिर्फ किताबों तक नहीं रखा, बल्कि जमीन पर आजमाया। हमारे दस्तावेजों में उनके शुरुआती प्रयोगों का जिक्र है। 1917 में बिहार के चंपारण में नील किसानों के लिए सत्याग्रह, अहमदाबाद में सूती मिल के मजदूरों के हक के लिए। ये छोटे छोटे स्थानीय आंदोलन थे, लेकिन ये लोगों को संघर्ष का एक नया ताकतवर तरीका सिखा रहे थे। ये एक बहुत बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार इन छोटी छोटी जीतों को देखकर खुश तो नहीं होगी। उन्हें लगा होगा कि ये नई तरह की चुनौती है जिसे शुरू में ही कुचल देना चाहिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सरकार बहुत जल्दबाजी में एक नया बेहद दमनकारी कानून लेकर आई। रॉलेट एक्ट ये 1919 में पास हुआ। इस कानून ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने की असीमित शक्ति दे दी। मतलब ये कानून कहता क्या था? आम भाषा में इसका मतलब क्या था? इसका सबसे खतरनाक हिस्सा ये था कि ये सरकार को अधिकार देता था कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद कर सकती थी। 2 साल तक बिना मुकदमे के? हाँ, सोचिए, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई अपील। ये किसी भी नागरिक अधिकार का खुला उल्लंघन था।
गांधी जी ने इसे काला कानून कहा और इसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की अपील की। और इसी सत्याग्रह के दौरान वो भयानक घटना हुई जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। हाँ, अमृतसर में हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग सरकार के दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए जमा हुए थे, तो बहुत से लोग आसपास के गांव से सालाना बैसाखी का मेला देखने आए थे। ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। एक मिनट, मार्शल लॉ का मतलब क्या था? मार्शल लॉ का मतलब था कि शहर का पूरा कंट्रोल सेना के हाथ में था और आम सभाओं या जलसों पर पाबंदी लगा दी गई थी। नागरिकों के सामान्य अधिकार खत्म कर दिए गए थे। अच्छा, तो लोगों को इस बारे में पता ही नहीं था। बिल्कुल। तभी जनरल डायर अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा, बाग से बाहर निकलने के इकलौते रास्ते को बंद कर दिया और अपनी टुकड़ी को निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। हे भगवान! गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक खत्म नहीं हो गईं। सैकड़ों लोग मारे गए। जब बाद में डायर से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब था कि वो सत्याग्रहियों के मन में एक नैतिक प्रभाव पैदा करना चाहता था। नैतिक प्रभाव, इसका सीधा सीधा मतलब तो दहशत और खौफ पैदा करना हुआ। वो पूरे देश को एक संदेश देना चाहता था। इस क्रूरता का असर क्या हुआ? पूरे उत्तर भारत में गुस्सा भड़क गया। लोग सड़कों पर उतर आए, हड़तालें होने लगीं, सरकारी इमारतों पर हमले हुए। सरकार ने भी जवाबी कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ी और लोगों को बेरहमी से कुचला। लेकिन इस एक घटना ने यह साफ कर दिया कि ब्रिटिश राज कितना बर्बर हो सकता है। लोगों का रहा सहा भरोसा भी टूट गया। तो रॉलेट सत्याग्रह ज्यादातर शहरों तक ही सीमित रहा। गांधी जी को ये महसूस हुआ होगा कि अगर अंग्रेजों को सच में चुनौती देनी है तो ये ज्यादा संगठित आंदोलन खड़ा करना होगा जो पूरे देश को जोड़ सके। हाँ, और यहीं पर उनकी 1990 में लिखी किताब हिंद स्वराज का एक विचार काम आया। उन्होंने लिखा था कि भारत में ब्रिटिश शासन इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया। अगर भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो ब्रिटिश राज 1 साल के अंदर ढह जाएगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार था। हाँ, यहीं से असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। लेकिन इतने बड़े आंदोलन के लिए तो हिंदू और मुसलमानों का साथ आना भी जरूरी था। उस समय तो दोनों समुदायों के बीच काफी दूरियां थीं। गांधी जी ये बात अच्छी तरह समझते थे और उन्हें एक मौका दिखा खिलाफत के मुद्दे में। पहले विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी जो जर्मनी का साथ दे रहा था। अफवाह थी कि ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान, जिन्हें पूरी इस्लामी दुनिया अपना खलीफा यानी आध्यात्मिक गुरु मानती थी, उन पर एक बहुत अपमानजनक संधि थोपी जाएगी। अच्छा। भारत के मुसलमान इससे बहुत नाराज थे। मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे नेताओं ने खिलाफत कमेटी बनाई। गांधी जी ने अली बंधुओं से बात की और उन्हें इस बात के लिए राजी किया कि अगर मुस्लिम समुदाय असहयोग आंदोलन का समर्थन करे तो कांग्रेस खिलाफत के मुद्दे पर उनका साथ देगी। तो ये एक तरह से 2 आंदोलनों को जोड़कर एक महा-आंदोलन बनाने की रणनीति थी। बिल्कुल। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर मोहर लग गई। इसका प्लान साफ था: सरकारी पदवियां लौटाना, सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों और स्कूलों का बहिष्कार करना और सबसे अहम विदेशी सामानों का बहिष्कार करना। एक तरह से पूरे ब्रिटिश सिस्टम को शांतिपूर्ण तरीके से ठप करने की कोशिश थी। हाँ। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझनी है। जब गांधी जी स्वराज की बात कर रहे थे तो क्या अवध में जमींदार से परेशान एक किसान और आंध्र की पहाड़ियों में लड़ रहा एक आदिवासी दोनों एक ही चीज समझ रहे थे, या स्वराज सिर्फ एक शब्द था जिसे हर कोई अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा था? ये इस आंदोलन का सबसे दिलचस्प पहलू है। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। स्वराज का नारा तो एक था, लेकिन इसके मायने हर किसी के लिए अलग अलग थे। शहरों में मध्य वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हजारों छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने प्रैक्टिस बंद कर दी, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई जिससे उनका आयात आधा रह गया। और शहरों के बाहर देहात में क्या हो रहा था? देहात में इसकी अपनी अपनी कहानियां थीं। जैसे अवध में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। वो उनसे बहुत ज्यादा लगान वसूलते थे और बेगार करवाते थे, यानी बिना पैसों के काम। अच्छा। इन किसानों के लिए स्वराज का मतलब था लगान की कमी और बेगार का खात्मा। उनका गांधी जी के आंदोलन से सीधा लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने गांधी जी का नाम लेकर अपनी लड़ाई को ताकत दी। और आदिवासी इलाकों का क्या?
मैंने अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में पढ़ा, जो एक बहुत ही आकर्षक किरदार लगते हैं। हाँ, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों की लड़ाई अंग्रेजों के वन कानूनों के खिलाफ थी। अंग्रेजों ने जंगलों को आरक्षित कर दिया था, जिससे आदिवासी न तो मवेशी चरा सकते थे, न ही फल या लकड़ी इकट्ठा कर सकते थे। इससे उनकी पूरी जीवन शैली और रोजगार खतरे में पड़ गया था। अल्लूरी सीताराम राजू ने उनका नेतृत्व किया। वो गांधी जी के प्रशंसक थे, लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने को कहते थे, लेकिन उनका मानना था कि भारत को आज़ादी सिर्फ हिंसा के जरिए ही मिल सकती है। उन्होंने पुलिस थानों पर कई हमले किए। मतलब एक ही आंदोलन में अहिंसा और हिंसा दोनों की धाराएं साथ साथ चल रही थी। बिल्कुल। और एक तीसरी धारा थी असम के बागान मजदूरों की। उनके लिए स्वराज का मतलब था उन बागानों की चारदीवारी से बाहर निकलना, जहां उन्हें एक तरह से कैद करके रखा जाता था। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर बागान छोड़कर अपने गांव की तरफ चल दिए। उन्हें लगा कि अब गांधी राज आ गया है और सबको अपनी जमीन मिल जाएगी। तो ये आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत भी थी और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी, कि नारा एक था लेकिन हर कोई अपने दुश्मन और अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। यही इसकी खूबी और खामी दोनों थी। और जब फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक शांतिपूर्ण जुलूस और पुलिस के बीच झड़प हुई और गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, तो गांधी जी ने फौरन आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन कई लोग इससे बहुत निराश भी तो हुए होंगे। जब आंदोलन अपने चरम पर था तो एक अकेली हिंसक घटना की वजह से उसे रोक देना, क्या ये सही फैसला था? दस्तावेज इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, बहुत निराशा हुई। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई युवा नेता इस फैसले से सहमत नहीं थे। लेकिन यह दिखाता है कि गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांत को लेकर कितने दृढ़ थे। उन्हें लगा कि देश अभी एक बड़े अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। तो असहयोग आंदोलन के बाद कुछ सालों तक एक तरह की खामोशी छा गई। स्वतंत्रता की लड़ाई में अगली बड़ी लहर आने में कितना वक्त लगा? लगभग 8 साल। 1920 के दशक के आखिर में भारतीय राजनीति में फिर से हलचल शुरू हुई। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। वहां एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया गया, पूर्ण स्वराज का। पूर्ण स्वराज मतलब पूरी आजादी? हाँ, अब लक्ष्य सिर्फ घरेलू शासन नहीं बल्कि पूरी आजादी थी। और तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन पूर्ण स्वराज एक बहुत बड़ा और अमूर्त विचार है। इसे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जोड़ा जाए? गांधी जी को यही चुनौती दिख रही थी। उन्हें एक ऐसे प्रतीक की जरूरत थी जो देश के हर इंसान को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, अपने साथ जोड़ सके। और वो प्रतीक उन्हें मिला एक बहुत ही मामूली सी चीज में, नमक। नमक? जब मैंने पहली बार इन दस्तावेजों में पढ़ा तो मुझे बहुत हैरानी हुई। इतने सारे बड़े बड़े मुद्दों, टैक्स, कानून, आजादी के बीच गांधी जी ने नमक जैसी रोजमर्रा की चीज क्यों चुनी? ये तो बहुत ही अप्रत्याशित कदम लगता है। और यही उनकी जीनियस थी। नमक भोजन का एक जरूरी हिस्सा था जिसे हर कोई इस्तेमाल करता था। ब्रिटिश सरकार ने नमक बनाने और बेचने पर अपना एकाधिकार कर रखा था और उस पर भारी टैक्स लगाया हुआ था। गांधी जी ने कहा कि यह अंग्रेजी शासन का सबसे दमनकारी चेहरा है। अच्छा। उन्होंने वाइसरॉय इरविन को एक खत लिखा जिसमें 11 मांगे थीं और सबसे ऊपर नमक कर को खत्म करने की मांग थी। और जब इरविन ने उनकी बात नहीं मानी तो दांडी यात्रा शुरू हुई। हाँ, 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के समुद्र तट के लिए निकले। ये 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी जो 24 दिनों में पूरी हुई। जहां भी वो रुकते, हजारों लोग उन्हें सुनने आते। और फिर 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी पहुंचकर समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया। ये महज एक मुट्ठी नमक नहीं था, ये ब्रिटिश कानूनों की खुली अवहेलना का प्रतीक था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इस बार आंदोलन असहयोग आंदोलन से कितना अलग था? क्या इसमें ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया? ये कहीं ज्यादा व्यापक था। देश के अलग अलग कोनों में लोगों ने नमक कानून तोड़ा। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर धरने दिए गए, किसानों ने लगान और चौकीदारी कर देने से मना कर दिया, गांव में तैनात सरकारी कर्मचारी इस्तीफा देने लगे। और इस बार महिलाओं ने भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वो जुलूसों में शामिल हुई, नमक बनाया और धरनों पर बैठी। ये भी दिलचस्प है
कि बड़े-बड़े उद्योगपति भी इस आंदोलन से जुड़ रहे थे। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिड़ला जैसे व्यापारियों ने आंदोलन को आर्थिक मदद दी। क्या ये सिर्फ देशभक्ति थी या इसके पीछे कोई आर्थिक रणनीति भी थी? दोनों बातें थीं। भारतीय उद्योगपति उन औपनिवेशिक नीतियों से परेशान थे जो उनके व्यापार पर रोक लगाती थीं। वे चाहते थे कि विदेशी सामानों का आयात कम हो ताकि घरेलू बाजार में उनके सामान को फायदा मिले। इसलिए उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन वे आंदोलन में उग्रवाद या हिंसा के खिलाफ थे क्योंकि इससे उनके व्यापार को नुकसान हो सकता था। लेकिन क्या इस आंदोलन ने समाज के हर तबके को अपने साथ जोड़ लिया था या इसकी भी कुछ सीमाएं थी? बिल्कुल थीं, और ये समझना बहुत जरूरी है। एक बड़ा वर्ग था दलितों का, जिन्हें उस समय अछूत कहा जाता था। वे लंबे समय से कांग्रेस से अलग थलग महसूस कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदुओं को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए अलग राजनैतिक अधिकारों और अलग निर्वाचिका की मांग की। और इसी बात पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच गहरा मतभेद हुआ। हाँ, गांधी जी का मानना था कि अलग निर्वाचिका से दलित समाज हमेशा के लिए मुख्य धारा से कट जाएगा। इस मुद्दे पर उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आखिरकार 1932 में अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। अच्छा। इसमें दलितों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में सीटें आरक्षित की गईं, लेकिन वोटिंग संयुक्त रूप से होनी थी। और मुस्लिम समुदाय का क्या वे इस आंदोलन से जुड़े थे? मुसलमानों का एक बड़ा तबका आंदोलन से कटा हुआ महसूस कर रहा था। असहयोग खिलाफत आंदोलन के खत्म होने के बाद से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दूरियां बढ़ने लगी थीं। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग पर अड़े हुए थे। दूसरी तरफ हिंदू महासभा जैसे संगठनों के बढ़ते प्रभाव के कारण कांग्रेस कोई भी ऐसा कदम उठाने से डर रही थी जिससे हिंदू नाराज हों। इस आपसी अविश्वास के माहौल में एकता की कोशिशें नाकाम हो रही थीं। तो ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ये लोगों के दिलों और दिमाग में भी लड़ी जा रही थी। एक आइडिया ऑफ इंडिया बनाने की कोशिश हो रही थी जो इन सभी अलग अलग समूहों को एक साथ ला सके। आपने बिल्कुल सही कहा। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये मानने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र का हिस्सा हैं, जब वे एक दूसरे को किसी साझा चीज से जोड़ते हैं। और ये काम किया प्रतीकों, लोक कथाओं और इतिहास ने। जैसे भारत माता की छवि। हाँ, भारत की पहचान को एक तस्वीर में गढ़ने की कोशिश की गई, जिसे हम भारत माता कहते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने उनकी एक तस्वीर बनाई जिसमें वो एक सन्यासिनी की तरह शांत और आध्यात्मिक दिखती हैं। बाद में उनकी और भी तस्वीरें बनी जिनमें उनके हाथ में त्रिशूल है और वो शेर और हाथी के बीच खड़ी हैं, जो शक्ति और सत्ता का प्रतीक है। इतिहास को भी फिर से लिखने की बात कही जाती है। बिल्कुल। अंग्रेजों ने भारतीयों को पिछड़ा हुआ और खुद पर शासन करने में असमर्थ दिखाया था। इसके जवाब में भारतीय इतिहासकारों ने भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखना शुरू किया। कला, वास्तुकला, विज्ञान और दर्शन में उसकी उपलब्धियों के बारे में। मकसद था लोगों में आत्मसम्मान और गर्व की भावना जगाना। और एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था झंडा। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज झंडा तैयार कर लिया था। ये भी तिरंगा था, सफेद, हरा और लाल, और इसके बीच में एक चरखा था। चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। झंडा लेकर चलना, जुलूसों में शामिल होना, ये ब्रिटिश शासन की अवज्ञा का खुला संकेत बन गया था। ये सब एक सामूहिक अपनेपन का भाव पैदा करने की कोशिशें थीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने वो मंच तैयार कर दिया था जिस पर आजादी का आखिरी और सबसे तूफानी एक्ट यानी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन खेला जाना था। हाँ, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और ब्रिटिश सरकार भारत का समर्थन चाहती थी, लेकिन बदले में आजादी देने को तैयार नहीं थी। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने एक निर्णायक आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। यह एक ऐसा जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम भारतीय शामिल हुए और इसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। तो संक्षेप में अगर हम इन सभी दस्तावेजों को एक साथ देखें तो स्वराज का सफर कोई सीधी सपाट सड़क नहीं थी। ये संघर्षों, असहमतियों, जीतों और हार से भरा एक बहुत ही जटिल रास्ता था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तमाम विविधताओं और अंदरूनी मतभेदों के बावजूद साम्राज्यवाद के खिलाफ इसी साझा संघर्ष ने आखिरकार भारतीयों को एक राष्ट्र के धागे में पिरो दिया।
एक दूसरे के लिए लड़ने और साथ खड़े होने की भावना ने ही आधुनिक भारत की नींव रखी। इन दस्तावेजों से यह पता चलता है कि राष्ट्रवाद एकता और विभाजन दोनों की नींव पर बना था। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में कोई भी राष्ट्र अपनी अंदरूनी विविधताओं का सम्मान करते हुए एक साझा राष्ट्रीय पहचान का संतुलन कैसे बनाए रखता है। ये सवाल तब भी प्रासंगिक था और आज भी है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी ये आपस में जुड़ी हुई यानी ग्लोबल दुनिया आखिर बनी कैसे। अक्सर लगता है कि ये सब पिछले 50-60 साल की कहानी है, लेकिन हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो बताते हैं कि इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। बिल्कुल, और ये कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। हम रेशम के धागों से लेकर आलू के खेतों तक और भाप के जहाज़ों से लेकर मतलब पहले विश्व युद्ध के मैदानों तक का सफ़र करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे व्यापार, भोजन, बीमारियों और तकनीक के प्रवाह ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ क्या हुआ की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि आज हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं। तो चलिए इस कहानी के धागे खोलना शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? क्या ये सब सिल्क रूट से शुरू हुआ? सिल्क रूट एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था, लेकिन जुड़ाव उससे भी पुराना है। सोचिए 3000 ईसा पूर्व में भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समुद्री रास्तों से पश्चिमी एशिया से व्यापार कर रहे थे। इंसान हमेशा से ही एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा है, व्यापारी, तीर्थयात्री, सैनिक सब। और वो अपने साथ सिर्फ सामान नहीं ले जाते थे, बल्कि विचार, हुनर और यहाँ तक कि बीमारियां भी ले जाते थे। और सिल्क रूट ने इस लेन देन को एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। आप ऐसा कह सकते हैं, हाँ। और ये समझना जरूरी है कि सिल्क रूट कोई एक हाईवे नहीं था। ये जमीनी और समुद्री रास्तों का एक घना जाल था जो चीन से लेकर भूमध्य सागर तक फैला था। अच्छा। ये सदियों तक, लगभग 15वीं शताब्दी तक दुनिया की धड़कन बना रहा। और इन रास्तों पर सिर्फ रेशम तो नहीं चलता होगा? नहीं नहीं, नाम रेशम का था, पर इन रास्तों पर दुनिया भर की चीजें चलती थी। चीन से रेशम जाता था तो भारत से कपड़े और मसाले, और बदले में यूरोप से सोना, चांदी जैसी कीमती धातुएं एशिया पहुंचती थीं। ये एक टू वे ट्रैफिक था जिसने न सिर्फ अर्थव्यवस्थाओं को बल्कि संस्कृतियों को भी जोड़ा। और इसका असर हमारी खाने की प्लेट तक भी पहुंचा है ना? मुझे याद है मैंने पढ़ा था कि हमारे कुछ पसंदीदा खाने का मूल कहीं और है। बिल्कुल। एक मजेदार थियरी है कि नूडल्स चीन से ही पश्चिम पहुंचे और इटली में स्पैगेटी बन गए। अच्छा। और सोचिए, आज भारतीय खाने की जान यानी आलू, टमाटर, मिर्च, ये सब यहाँ के नहीं है। ये सब क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका खोजने से पहले यूरोप और एशिया में थे ही नहीं। ये सब अमेरिकी महाद्वीप से दुनिया भर में फैले। यहाँ आलू की कहानी तो कमाल की है। यूरोप पहुंचने पर ये गरीबों का पेट भरने का सबसे बड़ा जरिया बन गया, खासकर आयरलैंड में। हाँ, और इसी निर्भरता का नतीजा भयानक था। 1840 के दशक में जब एक बीमारी ने आलू की पूरी फसल तबाह कर दी, तो आयरलैंड में जबरदस्त अकाल पड़ा। द ग्रेट आयरिश फैमिन। वही, करीब 10 लाख लोग, मतलब आबादी का एक बड़ा हिस्सा, भूख से मर गया। ये कड़वा सबक था कि कैसे ग्लोबलाइजेशन आपको खाना दे भी सकता है और आपसे सब कुछ छीन भी सकता है। तो एक तरफ ये जुड़ाव जिंदगी दे रहा था, तो दूसरी तरफ ले भी रहा था। हाँ। और ये बीमारियों वाला पहलू तो और भी भयावह हो गया जब यूरोपीय खोजकर्ता अमेरिका पहुंचे। हाँ, 16वीं सदी में ये जुड़ाव एक तरफा और हिंसक हो गया। यूरोपीय सैनिक और व्यापारी जब अमेरिका पहुंचे तो वो अपने साथ बंदूकें और तोपें तो ही गए, लेकिन उनका सबसे घातक हथियार कुछ और ही था। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स। बिल्कुल। अमेरिका लाखों सालों से बाकी दुनिया से कटा हुआ था। वहां के लोगों के शरीर में चेचक जैसी यूरोपीय बीमारियों से लड़ने की कोई क्षमता, कोई इम्यूनिटी ही नहीं थी। ये कीटाणु उनके लिए किसी भी गोली से ज्यादा जानलेवा साबित हुए। इसने पूरे के पूरे समुदायों को साफ कर दिया। तो ये एक तरह का स्पेनिश विजेताओं के लिए एक तरह का अनजाना जैविक हथियार बन गया, जिसने उनकी जीत को बहुत आसान बना दिया। तो एक तरफ बीमारियों ने पुराने साम्राज्यों को मिटा दिया और यूरोपीय कब्जे का रास्ता खोला। लेकिन कब्जा करना एक बात है और उस पर एक पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। 19वीं सदी में आकर यही ढांचा बनना शुरू हुआ है ना? एकदम सही। 19वीं सदी में अर्थशास्त्री 3 तरह के प्रवाहों की बात करते हैं जिन्होंने दुनिया को एक नया आकार दिया। 3 प्रवाह? हाँ, 3 मेन फ्लोज। पहला, व्यापार का प्रवाह, यानी सामान का, जैसे कपड़े या गेहूं का, एक देश से दूसरे देश जाना। ठीक है। दूसरा, श्रम का प्रवाह, यानी लोगों का काम की तलाश में पलायन करना।
और तीसरा? और तीसरा पूंजी का प्रवाह, यानी पैसे का निवेश के लिए दुनिया भर में घूमना। इन तीनों प्रवाहों को एक साथ काम करते हुए देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? इसके लिए ब्रिटेन का कॉर्न लॉ एक परफेक्ट केस स्टडी है। ये दिखाता है कि कैसे लंदन में लिया गया एक फैसला अमेरिका के खेतों और ऑस्ट्रेलिया के शहरों तक असर डाल सकता था। अच्छा, वो कैसे? हुआ ये कि ब्रिटेन की आबादी बढ़ रही थी और खाने की मांग भी। वहां के बड़े जमींदारों ने सरकार पर दबाव डालकर बाहर से आने वाले मक्के पर पाबंदी लगवा दी, ताकि देश में अनाज महंगा बिके और उन्हें फायदा हो। बिल्कुल। लेकिन शहर के लोगों और फैक्ट्री मालिकों को तो सस्ता खाना चाहिए था। उन्होंने जरूर विरोध किया होगा। और इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि सरकार को यह कानून वापस लेना ही पड़ा। तो फिर क्या हुआ? अब ब्रिटेन में बाहर से सस्ता अनाज आने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि ब्रिटेन के हजारों किसान बेरोजगार हो गए, क्योंकि वो इतने सस्ते अनाज से मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो ये लोग कहाँ गए? यही तो कहानी का असली मोड़ है। लाखों लोग काम की तलाश में ब्रिटेन छोड़कर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बसने चले गए। तो देखिए, तीनों प्रवाह एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ, ब्रिटेन का कानून बदला, मतलब पूंजी या नीति, जिससे सस्ता अनाज यानी व्यापार आने लगा। और लोग यानी श्रम दूसरी जगहों पर चले गए। एक धागा खींचो और पूरी दुनिया का नक्शा हिल जाता है। इन सब ने दुनिया को छोटा कर दिया, लेकिन एक तकनीक थी जिसने आम इंसान की जिंदगी को गहराई से बदला, रेफ्रिजरेशन। यानी ठंडे जहाज। हाँ, मांस के व्यापार के लिए। बिल्कुल। 1870 से पहले अमेरिका से यूरोप जिंदा जानवर भेजे जाते थे। ये बहुत महंगा सौदा था। जहाज में बहुत जगह लगती होगी। बहुत ज्यादा, और कई जानवर रास्ते में ही मर जाते थे। लेकिन रेफ्रिजरेटेड जहाजों ने सब बदल दिया। अब जानवरों को अमेरिका में ही काटा जाता और सिर्फ मांस यूरोप भेजा जाता। इससे तो लागत बहुत कम हो गई होगी। बहुत ज्यादा। नतीजा ये हुआ कि यूरोप में मांस की कीमतें गिर गईं। अब वहां के गरीब भी अपने खाने में मांस शामिल कर सकते थे। बेहतर पोषण से लोगों की सेहत सुधरी। तो एक तकनीक ने न सिर्फ व्यापार बदला, बल्कि समाज की सेहत पर भी असर डाला। तो एक तरफ रेफ्रिजरेशन से यूरोप के गरीबों का फायदा हो रहा था। यह सब सुनने में बहुत सकारात्मक लगता है, लेकिन क्या इस तकनीकी तरक्की का कोई स्याह पहलू भी था? क्या इस नए ग्लोबल सिस्टम की कीमत कोई और चुका रहा था? बिल्कुल चुका रहा था। और इसका सबसे क्रूर चेहरा अफ्रीका में देखने को मिला। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतों के बीच अफ्रीका के विशाल संसाधनों पर कब्जा करने की होड़ मची थी। 1885 में उन्होंने बर्लिन में बैठकर अफ्रीका के नक्शे पर रूलर से सीधी सीधी लकीरें खींची और महाद्वीप को आपस में बांट लिया। उन्होंने बस कागज पर महाद्वीप को बांट लिया, लेकिन जमीन पर कब्जा करना इतना आसान नहीं रहा होगा। हमारे स्रोत बताते हैं कि यहाँ पर भी एक बीमारी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जो हथियारों से ज्यादा घातक साबित हुई। हाँ, रिंडापेक्स्ट नाम की एक बीमारी, जिसे मवेशी प्लेग भी कहते हैं। ये बीमारी 1890 के दशक में एशिया से आए जानवरों के जरिए अफ्रीका पहुंची और इसने कहर बरपा दिया। कहर मतलब? अफ्रीका के लगभग 90% मवेशी इस बीमारी से मारे गए। 90%? अफ्रीकी लोगों के लिए तो उनके जानवर ही उनकी पूरी संपत्ति और रोजी रोटी थे। सब कुछ थे। एक झटके में उनकी पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बचे खुचे जानवरों पर कब्जा कर लिया और अफ्रीकियों को अपनी जमीनें छोड़कर खदानों और बागानों में मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया। तकनीक और बीमारी ने मिलकर एक तरह से पूरे महाद्वीप को घुटनों पर ला दिया था। ये तो श्रम के प्रवाह का एक बहुत ही क्रूर रूप था। क्या भारत से भी लोगों को इसी तरह काम करने के लिए दूसरी जगहों पर ले जाया गया था? हाँ, भारत की कहानी थोड़ी अलग लेकिन उतनी ही दर्दनाक है। 19वीं सदी में भारत से लाखों मजदूरों को गिरमिटियां या इंडेंचर्ड लेबर बनाकर ले जाया गया। अच्छा। ये एक तरह का अनुबंध था, जिसके तहत उन्हें कैरेबियाई द्वीप, मॉरिशस, फिजी जैसी जगहों पर 5 साल के लिए बागानों में काम करना होता था। इसे तो नई दास प्रथा भी कहा गया था, क्योंकि उनके हालात बहुत बुरे थे। बहुत बुरे थे, लेकिन उन मुश्किल हालात में भी कुछ नया पैदा हुआ। इंसान की रचनात्मकता कमाल की चीज है। त्रिनिदाद जैसी जगहों पर अलग अलग धर्मों और इलाकों से आए भारतीय मजदूरों ने मिलकर अपनी पुरानी परंपराओं को नए रूप दिए। जैसे मुहर्रम का जुलूस होसे नाम का एक सालाना कार्निवल बन गया, जिसमें सब हिस्सा लेते थे। और वहीं चटनी म्यूजिक का भी जन्म हुआ। बिल्कुल। चटनी म्यूजिक भारतीय लोक संगीत और कैरिबियाई रिदम का एक अनोखा संगम है। ये उन गिरमिटिया मजदूरों के दर्द, उनकी यादों और उनकी उम्मीदों से जन्मा संगीत है। ये दिखाता है कि कैसे वैश्विक प्रवाह सिर्फ सामान और पैसा ही नहीं, बल्कि संस्कृतियों को भी तोड़ता और जोड़ता है और कभी-कभी कुछ बेहद खूबसूरत रच देता है।
इस पूरी वैश्विक व्यवस्था में भारतीय सिर्फ मजदूर तो नहीं थे, क्या भारतीय व्यापारी और बैंकर भी इस खेल में शामिल थे? और ये सोचना भी गलत नहीं कि सारा बड़ा पैसा सिर्फ यूरोप से आ रहा था। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत के पास अपनी खुद की एक तरह की वॉल स्ट्रीट थी। शिकारी पूरी श्रॉफ और नट्टुकोट्टई चिट्यार जैसे समुदाय सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वे एक तरह के ग्लोबल बैंकर थे जो दक्षिण पूर्व एशिया में खेती के लिए फाइनेंस का पूरा नेटवर्क चला रहे थे। वो भी बिना आज की टेक्नोलॉजी के। बिल्कुल। और हैदराबादी सिंधी व्यापारियों का जिक्र भी आता है। हाँ, वे तो एक कदम और आगे थे। 1860 के दशक तक उन्होंने दुनिया के हर बड़े बंदरगाह पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल लिए थे, जहां वे सैलानियों को हर तरह का सामान बेचते थे। तो भारतीय व्यापार और फाइनेंस का नेटवर्क बहुत मजबूत और पुराना था। लेकिन ब्रिटेन के साथ जो हमारे रिश्ते थे वो बराबरी के तो नहीं थे। वो हमसे कच्चा माल जैसे कपास सस्ता खरीदते थे और अपना तैयार कपड़ा हमें महंगा बेचते थे। ये बात सही है, लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प पेंच है। आंकड़े बताते हैं कि ब्रिटेन के साथ व्यापार में भारत हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहता था। ट्रेड सरप्लस मतलब हम उन्हें बेचते ज्यादा थे और खरीदते कम थे। हाँ बिल्कुल, हम ब्रिटेन को जितना बेचते थे वो उससे कहीं ज्यादा था जितना हम उससे खरीदते थे। तो फिर इस फायदे का होता क्या था? ये पैसा कहाँ जाता था? यही तो उपनिवेशवाद का असली खेल है। ब्रिटेन इस सरप्लस का इस्तेमाल अपने दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए करता था। जैसे चीन के साथ उसका जो व्यापार घाटा था उसकी भरपाई भारत के मुनाफे से होती थी। भारत में काम करने वाले अंग्रेज अफसरों की तनख्वाह और पेंशन भी इसी पैसे से जाती थी। ओह, तो एक तरह से भारत का व्यापारिक फायदा ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक मशीन को तेल देने का काम कर रहा था। बिल्कुल। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरी व्यवस्था की नींव हिला दी। पहला विश्व युद्ध। ये पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इसमें मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज और जहरीली गैसों का जिस पैमाने पर इस्तेमाल हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। 9 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए, 2 करोड़ से ज्यादा घायल हुए। मरने वालों में ज्यादातर काम करने की उम्र के नौजवान थे, जिससे यूरोप में काम करने वालों की भारी कमी हो गई। इसका आर्थिक असर तो जबरदस्त पड़ा होगा। दुनिया की आर्थिक शक्ल ही बदल गई। युद्ध लड़ने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिकी बैंकों और वहां की जनता से बेहिसाब कर्ज लिया। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि युद्ध खत्म होते होते अमेरिका, जो हमेशा से एक कर्जदार देश था, वो दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। तो शक्ति का संतुलन यूरोप से अमेरिका की तरफ झुकना शुरू हो गया था। हाँ। तो इस पूरी चर्चा से जो बात निकलकर आती है वो ये है कि आज का वैश्वीकरण रातों रात नहीं हुआ। ये सदियों के व्यापार, प्रवास, संघर्ष और विचारों के लेन देन का एक लंबा और उलझावा नतीजा है। बिल्कुल। रेशम मार्ग से लेकर आलू के अकाल तक और रेफ्रिजरेटेड जहाजों से लेकर विश्व युद्धों तक, इन सभी घटनाओं ने दुनिया को एक दूसरे पर निर्भर बनाया है, कभी अच्छे के लिए तो कभी बुरे के लिए। इतिहास के वो 3 प्रवाह जिनकी हमने बात की, व्यापार, श्रम और पूंजी, आज भी हमारी दुनिया को शिकल दे रहे हैं। और हमने देखा कि कैसे श्रम का प्रवाह, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, चटनी म्यूजिक जैसी नई चीजों को जन्म दे सकता है। और यहीं पर हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जिस तरह उस दौर के दर्दनाक प्रवास ने एक नई और जीवंत संस्कृति को जन्म दिया, क्या आज के दौर में दुनिया भर में हो रहे प्रवास और विस्थापन से भी भविष्य में ऐसी ही कोई नई सांस्कृतिक धाराएं जन्म ले रही हैं? और उन्हें जन्म देने वाली परिस्थितियां आज कैसी हैं? क्या वो रचनात्मक हैं या दर्दनाक, या फिर दोनों का एक जटिल मिश्रण? नमस्कार। आज हम उद्योगीकरण के उस दौर की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं जिसे हम अक्सर सिर्फ नई मशीनों और प्रगति से जोड़ के देखते हैं। लेकिन हमारे सामने जो स्रोत हैं वे एक कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। और शुरुआत करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही दमदार प्रतीक है। हाँ, 1900 में प्रकाशित एक तस्वीर जिसका शीर्षक है नई सदी का उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी। कमाल की तस्वीर है वो। उसमें एक देवी जैसी आकृति है, पंख है और वो समय के पहिए पर खड़ी है। और उसके पीछे क्या नहीं है? सब कुछ है। रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस, बड़ी बड़ी इमारतें। ऐसा लगता है जैसे तस्वीर चीख चीख कर कह रही हो कि भविष्य शानदार होने वाला है। बिल्कुल। ये उस दौर की आशाओं का, आप कह सकते हैं, एक घोषणा पत्र है। ये उस विश्वास को दिखाता है कि तकनीक इंसान की सारी समस्याओं का हल कर देगी। लेकिन जैसा कि इतिहास हमें बार बार सिखाता है, हर चमकती तस्वीर के पीछे कुछ स्याह सच भी छिपे होते हैं। और यही आज हमारी पड़ताल का मिशन है। हाँ, क्या ये सिर्फ प्रगति की कहानी थी या फिर इसमें कुछ खोने और संघर्ष की भी दास्तान शामिल थी? आज हम ब्रिटेन से लेकर भारत तक
इस बदलाव के मानवीय पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए, सबसे पहले उस आम धारणा को तोड़ते हैं कि औद्योगिक क्रांति का मतलब ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थीं। स्रोत बताते हैं कि खेल तो फैक्ट्रियों के मैदान में उतरने से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। हाँ, बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए, लेकिन बिना किसी फैक्ट्री के। यही तो बात है, ये कैसे मुमकिन था? इसे इतिहासकार आदि औद्योगिकरण या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ये एक बहुत ही चालाकी से बनाई गई व्यवस्था थी। अच्छा। देखिए, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के शहरों में व्यापारिक संघों यानी गिल्ड्स का बहुत दबदबा था। गिल्ड्स मतलब वो कारीगरों के अपने संगठन? हाँ, और ये बहुत ताकतवर थे। वे तय करते थे कि कौन व्यापार करेगा, उत्पादन कैसे होगा और कीमत क्या होगी। किसी नए व्यापारी के लिए शहर में घुसना लगभग नामुमकिन था। तो ये एक तरह का एकाधिकार था। बिल्कुल। तो इन ताकतवर गिल्ड से बचने के लिए सौदागरों ने एक नया रास्ता खोजा। उन्होंने शहरों को छोड़ दिया। हाँ, वे गांव की तरफ गए। उन्होंने वहां के गरीब किसानों और दस्तकारों को काम देना शुरू किया। किस तरह का काम? सौदागर उन्हें कच्चा माल जैसे ऊन या कपास देते थे और कहते थे कि इससे सूत काट कर या कपड़ा बुनकर हमें दो। ये सारा काम किसान अपने घरों में अपने खेतों के काम से मिले खाली समय में करते थे। मतलब पूरा का पूरा परिवार इस काम में लग जाता होगा, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सब। बिल्कुल। और इससे उनकी छोटी मोटी खेती की आय के अलावा एक और जरिया बन गया। ये उनके लिए एक वरदान जैसा था। सौदागर तैयार माल उनसे इकट्ठा करते, उसकी फिनिशिंग करवाते और फिर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच लेते। ये तो कमाल है। यानी एक विशाल विकेंद्रीकृत उत्पादन प्रणाली। लंदन के एक सौदागर का माल इंग्लैंड के 100 अलग-अलग गांवों में बन रहा है, बिना किसी फैक्ट्री के। सही पकड़ा आपने। औद्योगिकरण की नींव शहरों की चकाचौंध में नहीं बल्कि गांवों के शांत घरों में रखी जा रही थी। लेकिन फिर जब सच में बड़ी बड़ी मशीनें और फैक्ट्रियां आईं, तो एक अजीब विरोधाभास देखने को मिला। ऐसा लगता है कि ब्रिटेन में हर किसी ने बाहें फैलाकर इन मशीनों का स्वागत नहीं किया, खासकर अमीर वर्ग ने। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। ब्रिटेन का जो कुलीन और अमीर वर्ग था, वो हाथ से बनी चीजों को तरजीह देता था। क्यों? उनके लिए हाथ से बनी चीजें परिष्कार और सुरुचि मतलब क्लास और रिफाइनमेंट का प्रतीक थी। उनका मानना था कि हाथ से बनी चीजों में जो कारीगरी और बारीकी होती है वो मशीनों से नहीं आ सकती। अच्छा, तो ये एक स्टेटस सिंबल वाली बात थी। मशीन से बना माल तो आम जनता के लिए था। हाँ, एक जैसा और सस्ता। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी कि मशीनें धीमी गति से अपनाई गईं। उद्योगपति भी शुरुआत में मशीनों पर भारी निवेश करने से हिचकिचा रहे थे। ये थोड़ा अजीब लगता है। एक उद्योगपति नई तकनीक क्यों नहीं अपनाना चाहेगा? उस समय के हालात को समझना होगा। ब्रिटेन में मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। गांव छोड़कर हजारों लोग काम की तलाश में शहरों में आ रहे थे। तो मतलब जब कम मजदूरी पर आसानी से इंसान मिल रहे हैं, तो आप एक महंगी, नाजुक और मुश्किल से ठीक होने वाली मशीन में अपनी पूंजी क्यों फंसाएंगे? कई उद्योग तो मौसमी भी थे, जैसे गैस घर, शराब की भट्टियां। सर्दियों में काम ज्यादा होता था, तो वे सिर्फ कुछ महीनों के लिए मशीनें खरीद कर क्या करते? मजदूरों को काम पर रखना और काम खत्म होने पर हटा देना ज्यादा आसान और सस्ता था। और मजदूरों का क्या वे इन नई मशीनों को देखकर खुश थे? खुश होना तो दूर की बात है, वे तो खौफ में थे। खौफ? हाँ, जब स्पिनिंग जेनी जैसी मशीन आई जिसने सूत काटने की प्रक्रिया को कई गुना तेज कर दिया, तो ऊन उद्योग में काम करने वाली महिलाओं में बेरोजगारी का डर फैल गया। और उनका डर जायज भी था, है ना? एक स्पिनिंग जेनी एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकती थी। मतलब एक मशीन कई लोगों का काम छीन रही थी। और इसी डर का नतीजा क्या हुआ? हिंसा। कई जगहों पर महिलाओं की भीड़ ने इन नई मशीनों पर हमला किया और उन्हें तोड़ दिया। ओह! ये दिखाता है कि जिसे हम सिर्फ प्रगति कहते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही थी। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी उजड़ रही थी। और जब काम नहीं मिलता था तब क्या होता था? तब मजदूरों को रातें पुलों के नीचे या रैन बसेरों में गुजारनी पड़ती थी। कुछ को तो कैजुअल वार्ड और वर्क हाउस जैसी जगहों पर भेजा जाता था, जो एक तरह से गरीबों के लिए जेल जैसी थी। तो ये था उस दौर की चमक दमक के पीछे का स्याह सच। बिल्कुल। ब्रिटेन की ये कहानी तो मजदूरों के नजरिए से काफी अंधकारमयी लगती है, लेकिन क्या ये बदलाव दुनिया के हर कोने में इसी तरह महसूस किया गया? स्रोत बताते हैं कि भारत में तो कहानी जैसे उल्टी चल रही थी। उल्टी नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि मशीन युग से पहले भारत में एक सुनहरी तस्वीर थी। सुनहरी शब्द भी शायद छोटा पड़ जाए। मशीन युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत का एक छत्र राज था। दुनिया के बेहतरीन रेशमी और सूती उत्पाद भारत में बनते थे। मैंने भारत की महीन कपास के बारे में बहुत सुना है। वो तो एक किंवदंती बन चुका था।
आर्मीनियाई और फारसी सौदागर यहाँ से माल लेकर जमीन के रास्ते अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया तक जाते थे। और समुद्री रास्ते? वो तो और भी ज्यादा व्यस्त। पश्चिमी तट पर गुजरात का सूरत बंदरगाह, हाँ, वो खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा था। और पूर्वी तट पर कोरोमंडल का मछलीपट्टनम और बंगाल का हुगली बंदरगाह दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ व्यापार के मुख्य केंद्र थे। मतलब एक विशाल और फलता फूलता नेटवर्क। और सबसे अहम बात ये थी कि इस पूरे नेटवर्क की लगाम भारतीय सौदागरों और बैंकरों के हाथ में थी। अच्छा, मतलब वे ही सब कुछ नियंत्रित कर रहे थे। हाँ, वे ही उत्पादन में पैसा लगाते थे, बुनकरों को कच्चा माल देते थे और तैयार माल को बंदरगाहों तक पहुंचाकर निर्यातकों को बेचते थे। एक आत्मनिर्भर और बेहद मुनाफे वाला तंत्र। लेकिन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। पुराने बंदरगाह जैसे सूरत और हुगली अचानक कमजोर पड़ने लगे। उनकी जगह कंपनी द्वारा नियंत्रित नए बंदरगाहों का उदय हुआ, बंबई और कलकत्ता। ये तो एक साफ संकेत था। अब व्यापार की शर्तें भारतीय सौदागर नहीं बल्कि एक विदेशी ताकत तय करने वाली थी। ये सिर्फ बंदरगाहों का बदलाव नहीं था, ये सत्ता के केंद्र का बदलाव था। और कंपनी सिर्फ बंदरगाहों पर कब्जा करके नहीं रुकी, उन्होंने उत्पादन की जड़ यानी बुनकरों पर सीधा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने गुमाश्ता को नियुक्त किया। हाँ, गुमाश्ता। ये कौन लोग थे? वो गुमाश्ता कंपनी के वेतनभोगी कर्मचारी थे। उनका काम था मौजूदा दलालों और व्यापारियों को हटाकर सीधे बुनकरों से संपर्क साधना। वे बुनकरों के काम पर निगरानी रखते, उनसे माल इकट्ठा करते और कपड़े की क्वालिटी की जांच करते। बिल्कुल, लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार था पेशगी यानी एडवांस देने की प्रणाली। वाह, मतलब कर्ज दो और फिर उसी कर्ज से उन्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लो। ये तो बहुत ही शातिर तरीका था। हाँ, जो बुनकर ये कर्ज ले लेता था वो एक जाल में फंस जाता था। अब वो अपना बनाया हुआ माल किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकता था। उसे सिर्फ और सिर्फ गुमाश्ता को ही अपना माल बेचना पड़ता था, वो भी उस कीमत पर जो कंपनी तय करती थी। बुनकरों की मोल भाव करने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। मोल भाव तो छोड़ ही दीजिए, उनकी तो अपनी पहचान ही खत्म होने लगी होगी। ये सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं था, ये एक सामाजिक हमला था। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। पहले जो स्थानीय सौदागर होते थे वे अक्सर उसी गांव के होते थे। बुनकरों के साथ उनके पारिवारिक रिश्ते होते थे। लेकिन गुमाश्ता बाहरी लोग थे। वे अक्सर घमंड में चूर रहते थे और अपने साथ सिपाही लेकर चलते थे। काम में देरी होने पर बुनकरों को कोड़े मारना आम बात हो गई। और इसके बाद भारत के कपड़ा उद्योग पर शायद सबसे बड़ा प्रहार हुआ। वो प्रहार जो भारत से हजारों मील दूर ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर से आया। मशीन से बना कपड़ा। आंकड़े इस तबाही की कहानी खुद कहते हैं। 1811-12 में भारत के कुल निर्यात में सूती कपड़े का हिस्सा 33% था। 33%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। लेकिन सिर्फ 40 साल बाद 1850-51 तक ये आंकड़ा 33% से घटकर सिर्फ 3% रह गया। सिर्फ 3%? मतलब ये तो यकीनी नहीं होता। भारतीय बुनकरों को एक दोहरे संकट का सामना करना पड़ रहा था। दोहरा ही नहीं बल्कि तेहरा संकट कह सकते हैं आप। तेहरा। पहला, ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों के आयात पर भारी शुल्क लगा दिए, तो उनका निर्यात बाजार तबाह हो गया। ठीक है। दूसरा, मैनचेस्टर का सस्ता मशीन निर्मित कपड़ा भारत के बाजारों में भर गया, जिससे उनका घरेलू बाजार भी छिन गया। और तीसरा संकट वो आया 1860 के दशक में अमेरिकी गृह युद्ध के रूप में। जब अमेरिका से ब्रिटेन को कपास मिलना बंद हो गया तो उन्होंने भारत से कच्चे कपास का निर्यात तेजी से बढ़ा दिया। तो भारत में ही कच्चे कपास की कीमतें आसमान छूने लगी। हाँ, अब भारतीय बुनकरों के लिए कच्चा माल खरीदना ही लगभग असंभव हो गया। उनके पास ना बाजार था न कच्चा माल। ये उनकी कमर तोड़ने वाला आखिरी प्रहार था। इन सभी चुनौतियों के बावजूद ऐसा नहीं है कि भारत में औद्योगिकीकरण की कहानी यहीं खत्म हो गई। एक नया वर्ग उभर रहा था, भारतीय उद्योगपतियों का। हाँ, 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में भी फैक्ट्रियां लगने लगीं। पर सवाल ये है कि इस औपनिवेशिक माहौल में उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? इसका एक बड़ा स्रोत था चीन के साथ होने वाला व्यापार, खासकर अफीम और चाय का। अच्छा। कई भारतीय व्यापारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा बनकर चीन के साथ व्यापार करते थे, और इस व्यापार से उन्होंने जो भारी मुनाफा कमाया उसे भारत में उद्योग लगाने में निवेश किया। हमारे स्रोतों में कुछ बड़े नामों का जिक्र है। हाँ, जैसे बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर, बंबई में पारसी समुदाय के जमशेदजी नूसीरवान जी टाटा, जिन्होंने एक विशाल औद्योगिक साम्राज्य की नींव रखी। बिल्कुल।
और मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद, जिन्होंने 1917 में कोलकाता में पहली भारतीय जूट मिल लगाई। ये दिखाता है कि तमाम बाधाओं के बावजूद भारतीय उद्यमशीलता जिंदा थी। तो जब ये फैक्ट्रियां लगीं तो इनमें काम करने के लिए मजदूर कहाँ से आए? जाहिर है गांव से ही आए होंगे। ज्यादातर मजदूर आसपास के जिलों के गांव से ही आते थे। जैसे बंबई की कपड़ा मिलों में 50% से ज्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आते थे। लेकिन शहर में एक नया मजदूर सीधे जाकर नौकरी तो नहीं पा सकता था। नहीं, यहाँ एक और बिचौलिए का जन्म हुआ, जिसे जॉबर या सरदार कहा जाता था। ये जॉबर कौन होता था? जॉबर उद्योगपति का कोई पुराना और विश्वासपात्र कर्मचारी होता था। मालिक उसे जिम्मेदारी देता था कि वो अपने गांव से नए मजदूरों को लेकर आए। तो मतलब वो गांव जाता, लोगों को काम का भरोसा देता, शहर में बसने में मदद करता और जरूरत पड़ने पर पैसे से भी सहायता करता। तो शुरू में तो वो एक मददगार और प्रभावशाली व्यक्ति रहा होगा। गांव से आए नए मजदूर के लिए तो वो किसी मसीहा से कम नहीं था। बिल्कुल, वो उनका नेता और सहारा था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस ताकत के साथ भ्रष्टाचार भी आया। धीरे धीरे जॉबर अपनी मदद के बदले तोहफों और पैसों की मांग करने लगे। वे मजदूरों की कमाई का एक हिस्सा खुद रखने लगे। मतलब वो एक ही समय में उनका रक्षक भी था और शोषक भी। हाँ। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि औद्योगिकरण की कहानी कोई सीधी सापाट कहानी नहीं है। ये प्रगति की कहानी है तो संघर्ष की भी। पर एक आखिरी सवाल, क्या ये कहना सही होगा कि मशीनों ने हाथ के काम को पूरी तरह खत्म कर दिया? बिल्कुल नहीं। खासकर भारत के संदर्भ में ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। मशीनों के युग में भी भारत में हथकरघा यानी हैंडलूम उद्योग पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ये कैसे संभव हुआ? बल्कि 20वीं सदी की शुरुआत में हथकरघा उत्पादन में असल में वृद्धि हुई। वृद्धि? पर कैसे, जब चारों तरफ से हमला हो रहा था? उन्होंने अनुकूलन किया, अडॉप्ट किया। उन्होंने नई तकनीक को अपनाया, जैसे फ्लाई शटल वाली तकनीक। फ्लाई शटल? हाँ, ये एक मैकेनिकल उपकरण था जिसे हाथ से चलने वाले करघे में लगाया जा सकता था। इससे बुनाई की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई और उत्पादन क्षमता बढ़ गई। बिल्कुल। 1941 तक भारत में 35% से ज्यादा हथकरघों में फ्लाई शटल लग चुके थे। तो सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि तकनीक कभी भी वैक्यूम में काम नहीं करती। वो हमेशा पुराने समाज से टकराती है और नतीजा सिर्फ विनाश नहीं बल्कि एक अजीब सा समझौता होता है। भारत में मशीनें आईं पर हथकरघा भी जिंदा रहा, बस उसका रूप बदल गया। तो इतिहास केवल मशीनों की प्रगति की कहानी नहीं है, ये उन बुनकरों, मजदूरों और उद्यमियों की भी कहानी है जिन्होंने इस बड़े बदलाव के दौर में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जब भी कोई नई तकनीक या बड़ा बदलाव आता है, जैसे आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो क्या वो हमेशा पुराने कौशल और नौकरियों को पूरी तरह से मिटा देगा, या वे भी समय के साथ अनुकूलित होकर बस एक नया रूप ले लेंगे? इतिहास का जवाब शायद दूसरे विकल्प की ओर इशारा करता है। आज हम एक ऐसी क्रांति की बात करने वाले हैं जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और नहीं, ये किसी जंग या साम्राज्य की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी है छपे हुए शब्दों की। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें उस सफर पर ले जाते हैं जब ज्ञान कुछ चुनिंदा हाथों की जागीर हुआ करता था। और फिर कैसे एक तकनीक ने उस ज्ञान को आजाद कर दिया। ये सिर्फ कागज पर स्याही की कहानी नहीं है। नहीं, ये हमारे सोचने, बहस करने और समाज को बनाने के तरीके के बदलने की कहानी है। और ये सफर हमें पूर्वी एशिया की शांत कार्यशालाओं से लेकर यूरोप के राजनीतिक भूचाल और फिर भारत के सामाजिक मंथन तक ले जाएगा। तो चलिए इस कहानी की जड़ों से शुरू करते हैं। जब भी हम प्रिंटिंग प्रेस का जिक्र करते हैं तो दिमाग में एक ही नाम आता है, योहान गुटेनबर्ग। हाँ, और यूरोप। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि कहानी इससे कहीं ज्यादा पुरानी है और कहीं और से शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसकी जड़ें हैं पूर्वी एशिया में, खासकर चीन में। हाँ, वहाँ 594 ईस्वी से ही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यानी काठ की तख्ती पर छपाई की तकनीक इस्तेमाल हो रही थी। 594 ईस्वी मतलब गुटेनबर्ग के मैकेनिकल प्रेस से लगभग 800 साल पहले। सोचिए, 800 साल। तो ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग काम कैसे करती थी? क्या ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया थी? कल्पना कीजिए, एक कारीगर लकड़ी के एक चिकने टुकड़े पर घंटों लगाकर एक एक अक्षर या पूरी की पूरी तस्वीर को आईने में दिखने वाली छवि की तरह उल्टा उकेरता है। अच्छा। एक छोटी सी गलती और पूरा ब्लॉक बर्बाद। फिर उस पर स्याही लगाकर उसे कागज पर बड़ी सावधानी से दबाकर छापा जाता था। मतलब हर एक पेज के लिए एक पूरा ब्लॉक। बिल्कुल।
ये तकनीक जितनी प्रभावशाली थी उतनी ही इसमें मेहनत और समय लगता था। और इन किताबों का स्वरूप भी आज की किताबों जैसा नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय किताबें एक बहुत ही खूबसूरत एकॉर्डियन शैली में बनाई जाती थीं। मतलब कागज के लंबे पन्नों को एक तरफ से सिला जाता था और फिर उन्हें अकॉर्डियन की तरह मोड़ा जाता था। वाह, तो ये सिर्फ छपाई नहीं, एक तरह की कला थी। सही कहा। तो ये अद्भुत तकनीक चीन में सदियों से मौजूद थी। क्या ये वहीं तक सीमित रही या इसने पड़ोस के देशों पर भी कोई असर डाला, जैसे जापान? इसका असर जरूर हुआ। ये तकनीक जापान पहुंची। जापान की सबसे पुरानी छपी हुई किताब 868 ईस्वी की डायमंड सूत्र मानी जाती है, जो एक बौद्ध ग्रंथ है। लेकिन जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है वो ये है कि जापान में प्रिंट सिर्फ धर्म और ज्ञान के गंभीर विषयों तक ही सीमित नहीं रहा। मतलब ये आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी बन गया। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। 18वीं सदी में जापान के एदो यानी आज के टोक्यो में उकियो नाम की एक कला शैली बेहद लोकप्रिय हुई। उकियो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तैरती दुनिया के चित्र। इन रंगीन प्रिंट्स में शहरी जीवन के दृश्य होते थे, मशहूर चाय घरों के नज़ारे, कलाकार, खूबसूरत महिलाएं। अच्छा, तो एक तरह से इसने प्रिंट को मठों की दीवारों से निकालकर आम लोगों के बैठक खानों तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तकनीक जो सदियों से पूर्वी एशिया में फल फूल रही थी, वो आखिरकार यूरोप कैसे पहुंची और वहां जाकर ये महज एक तकनीक न रहकर एक क्रांति कैसे बन गई? इसका रास्ता रेशम मार्ग और समुद्री व्यापारियों से होकर गुजरा। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1295 में जब मार्को पोलो चीन से लौटे। मार्को पोलो? हाँ, तो वो अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का ज्ञान इटली लेकर आए। लेकिन यूरोप में ये तकनीक बहुत धीमी गति से फैली। असली धमाका हुआ 15वीं सदी में जर्मनी में। और इसका सेहरा योहान गुटेनबर्ग के सिर बनता है। बिल्कुल। चलिए, अब उस शख्स की बात करते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने ऐसा क्या अलग किया जो चीन या जापान में नहीं हुआ था? देखिए, गुटेनबर्ग की प्रतिभा अलग अलग तकनीकों को मिलाकर कुछ नया बनाने में थी। उन्होंने चीन से आए मूवेबल टाइप, मतलब अलग अलग अक्षरों के विचार को लिया, लेकिन लकड़ी की जगह धातु का इस्तेमाल किया। सही कहा। उन्होंने धातु के अक्षर बनाए जो ज्यादा टिकाऊ थे और साफ छापते थे। और सबसे बड़ा आविष्कार था मैकेनिकल प्रेस, जो उन्होंने जैतून ने पेरने वाली मशीन से सीखा था। हाँ, उन्होंने जैतून और अंगूर का रस निकालने वाली मशीन के आधार पर दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया। अब हाथ से ब्लॉक को रगड़ने की जरूरत नहीं थी। एक हैंडल घुमाने से कहीं ज्यादा दबाव और रफ्तार से छपाई हो सकती थी। और उस प्रेस से निकलने वाली पहली किताब थी बाइबल। यहीं से सब कुछ बदल गया। इसका समाज पर सबसे पहला और सबसे गहरा असर क्या पड़ा? इसके 2 असर हुए और दोनों ही जबरदस्त थे। पहला तो आर्थिकता। किताबों की लागत वो अचानक से बहुत कम हो गई। मतलब जो चीज पहले सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते थे। हाँ, जो पांडुलिपि एक अमीर व्यापारी ही खरीद सकता था, अब वैसी दर्जनों किताबें एक आम इंसान की पहुंच में आ गईं। देखते ही देखते बाजार में किताबों की बाढ़ आ गई। अंदाजा लगाइए, 16वीं सदी खत्म होते होते यूरोप के बाजारों में 20 करोड़ मुद्रित किताबें आ चुकी थीं। 20 करोड़। उस जमाने के हिसाब से तो ये आज के इंटरनेट जैसा ही कुछ रहा होगा। अविश्वसनीय संख्या है ये। और दूसरा असर क्या था? दूसरा बदलाव सामाजिक और वैचारिक था, जो शायद पहले से भी ज्यादा गहरा था। हम एक श्रोता समाज से पाठक समाज में बदल गए। श्रोता समाज से पाठक समाज, इसे थोड़ा और समझाइए। मतलब प्रिंट से पहले ज्ञान पर कुछ लोगों का नियंत्रण था, कथावाचक, पुजारी या शिक्षक। आम लोग सिर्फ सुनते थे और उस पर विश्वास करते थे। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि ज्ञान पर से कुछ लोगों का एकाधिकार टूट गया। पहले जो गुरु या पुजारी कहते थे वही सत्य माना जाता था, लेकिन अब लोग खुद पढ़कर उस सत्य को चुनौती दे सकते थे। ये तो एक तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नींव थी, है ना? बिल्कुल। अब एक किसान या कारीगर भी अपने घर में बैठकर दुनिया के महान विचारकों को पढ़ सकता था, अपनी राय बना सकता था। और जब आम लोगों के हाथ में जानकारी और विचार आते हैं तो सत्ता के पुराने ढांचे को चुनौती मिलना तो तय है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मार्टिन लूथर और 16वीं सदी का प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार। मार्टिन लूथर, उन्होंने चर्च की कुरीतियों के खिलाफ लिखा था। हाँ, लूथर कैथोलिक चर्च के कुछ प्रथाओं के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अपनी 95 आपत्तियां लिखी और उन्हें चर्च के दरवाजे पर टांग दिया।
और प्रिंटिंग प्रेस के बिना शायद ये बात उसी शहर में दब कर रह जाती। हाँ शायद, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस ने उनके विचारों को पंख लगा दिए। उनके लेखों की हजारों प्रतियां रातों रात छापी गईं और कुछ ही हफ्तों में पूरे जर्मनी और फिर यूरोप में फैल गईं। इसने चर्च के अंदर एक ऐसा भूचाल ला दिया जिससे ईसाई धर्म हमेशा के लिए दो हिस्सों में बंट गया। बिल्कुल, लूथर खुद प्रिंट की ताकत को पहचानते थे। उन्होंने कहा था, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है। अगर लूथर के विचार इतनी तेजी से फैल सकते थे तो मतलब नफरत, अफवाहें और गलत जानकारी भी उतनी ही तेजी से फैल सकती थी। आपका सवाल बहुत जरूरी है। क्या उस वक्त भी आज के फेक न्यूज़ जैसा कोई संकट था? जी हाँ, चर्च और राजाओं को यही डर था। उन्हें लगा कि अगर छपाई पर नियंत्रण नहीं रहा तो लोग बागी हो जाएंगे, धर्म विरोधी बातें फैलेंगी और उनकी सत्ता की नींव हिल जाएगी। तो उन्होंने सेंसरशिप लगाई होगी। तुरंत सेंसरशिप लागू की, किताबों की सूचियां बनाई जिन्हें पढ़ना मना था, और लेखकों प्रकाशकों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। हमारे स्रोतों में इसका एक बहुत ही डरावना उदाहरण भी है, मिनोखियो नाम के एक इतालवी किसान का। हाँ, मिनोखियो की कहानी दिखाती है कि छपे हुए शब्द कितने ताकतवर और शासकों के लिए कितने खतरनाक हो गए थे। वो 16वीं सदी में इटली का एक आम चक्की वाला था, लेकिन उसे पढ़ना आता था। हाँ, उसने अपने आसपास मिली कुछ किताबें पढ़ी और उनके आधार पर बाइबल और ईश्वर की एक ऐसी व्याख्या कर डाली जो चर्च की आधिकारिक शिक्षा से मेल नहीं खाती थी। और चर्च ने इसे बर्दाश्त नहीं किया? बिल्कुल नहीं। चर्च ने इसे धर्मद्रोह माना। उस पर 2 बार मुकदमा चलाया गया और आखिरकार उसे मौत की सजा दे दी गई। सिर्फ किताबें पढ़कर अपनी राय बनाने के लिए? हाँ, इस एक घटना से अंदाजा लगता है कि छपे हुए शब्द की ताकत से उस दौर के शासक कितना डरने लगे थे। तो इस दमन और डर के माहौल के बावजूद क्या लोगों में पढ़ने का जुनून कम हुआ या ये और बढ़ गया? ये जुनून रुका नहीं, बल्कि जंगल की आग की तरह फैला। 17वीं 18वीं सदी तक यूरोप के कई हिस्सों में साक्षरता दर काफी बढ़ गई थी। और अब किताबें सिर्फ महलों या मठों में नहीं थी। नहीं, पंचांग, लोक कथाएं और चैप बुक्स यानी बहुत ही सस्ती पतली किताबें बेहद लोकप्रिय हुईं। फेरी वाले इन्हें गांव-गांव जाकर बेचते थे। और इन सस्ती किताबों के पन्नों में सिर्फ कहानियां नहीं थी, बल्कि नए क्रांतिकारी विचार भी थे। हाँ, और यहीं से अगली बड़ी क्रांति की जमीन तैयार हुई। इन्हीं किताबों के जरिए न्यूटन के वैज्ञानिक सिद्धांत और वोल्टेयर और रूसो जैसे दार्शनिकों के विचार, तर्क और विवेक पर आधारित विचार, हाँ, वो आम जनता तक पहुंचे। अब लोग हर चीज को सिर्फ धर्म या परंपरा की नजर से देखने को तैयार नहीं थे, वे सवाल पूछ रहे थे। और कई इतिहासकार मानते हैं कि इन सवालों ने ही फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। इसमें कोई शक नहीं है। छपे हुए लेखों और कार्टूनों ने राजशाही के ऐशो आराम और पादरियों के पाखंड का मजाक उड़ाया। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों से परिचित कराया। वाह, लुई सेबेस्टियन मर्सिये का एक कथन है ना? हाँ, उन्होंने लिखा था, डल जाओ तानाशाहों, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में तुम्हारा निरंकुशवाद उड़ जाएगा। तो हमने देखा कि कैसे यूरोप में एक मशीन ने धर्म और सत्ता की सदियों पुरानी दीवारों में दरारें डाल दी। चलिए अब भारत की बात करते हैं। जब यही तकनीक भारत पहुंची तो यहाँ क्या हुआ? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि भारत की कहानी यूरोप से बहुत अलग है। कैसे? यहाँ हजारों सालों से ताड़ के पत्तों और हाथ से बने कागज पर पांडुलिपियां लिखने की एक बेहद समृद्ध परंपरा थी। ये कलात्मक रूप से बहुत सुंदर होती थी, लेकिन महंगी और नाजुक होती थी। बिल्कुल। तो फिर भारत में प्रिंटिंग प्रेस 16वीं सदी के मध्य में पुर्तगाली धर्म प्रचारक अपने साथ गोवा लेकर आए। गोवा में? हाँ, उनका शुरुआती मकसद सिर्फ ईसाई धर्म से जुड़ी किताबें स्थानीय भाषाओं में छापना था, लेकिन इसका असली और व्यापक असर लगभग 200 साल बाद शुरू हुआ। अखबारों के साथ? अखबारों के साथ, और यहाँ जेम्स ऑगस्टस हिक्की का नाम आता है। बंगाल गजट के संपादक? सही कहा। 1780 में हिक्की ने बंगाल गजट शुरू किया। उन्होंने अपने अखबार को हर किसी के लिए खुली एक व्यापारिक पत्रिका कहा, जो किसी के प्रभाव में नहीं थी। वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर भी तीखी टिप्पणियां करते थे। हाँ, उन्होंने एक निडर और स्वतंत्र प्रेस की मिसाल कायम की। और जब भारतीयों ने इस नए माध्यम को अपनाया तो उन्होंने इसका इस्तेमाल कैसे किया? भारतीयों ने इसे सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए एक शक्तिशाली हथियार बना लिया।
19वीं सदी की शुरुआत में भारतीय समाज में कई मुद्दों पर जबरदस्त मंथन चल रहा था। सती प्रथा, मूर्ति पूजा, विधवा विवाह। और इन सभी मुद्दों पर अखबारों और पत्रिकाओं में तीखी सार्वजनिक बहसें छिड़ गईं। जबरदस्त बहसें। राजा राममोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी के जरिए सुधारवादी विचार फैलाए, तो रूढ़िवादियों ने जवाब में समाचार चंद्रिका का प्रकाशन शुरू कर दिया। मतलब विचारों का एक खुला युद्ध छिड़ गया था। बिल्कुल। इसी तरह उत्तर भारत में उलेमाओं ने मुस्लिम समाज को औपनिवेशिक प्रभाव से बचाने के लिए लिथोग्राफी का इस्तेमाल कर हजारों फतवे छापे। और आम लोगों तक धार्मिक ग्रंथ भी इसी वजह से पहुंचे। हाँ, 1810 में कलकत्ता से रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण आया, जिससे ये महान ग्रंथ आम जनता तक पहुंच गया। ये तो कमाल है कि कैसे प्रिंट एक ऐसा अखाड़ा बन गया जहां बड़े बड़े सामाजिक मुद्दों पर बहस हो रही थी। लेकिन मुझे ये खटक रहा है कि इन बहसों में हम सिर्फ पुरुषों का जिक्र सुन रहे हैं। क्या उस दौर की महिलाएं सिर्फ इन बहसों को चुपचाप सुन रही थीं, या इस नई तकनीक ने उन्हें भी अपनी आवाज उठाने का मौका दिया? आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। शुरुआत में तो ऐसा ही था, क्योंकि शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच बहुत सीमित थी। लेकिन धीरे धीरे महिलाओं ने भी इस नए माध्यम में अपनी जगह बनानी शुरू की, और ये कहानी बहुत प्रेरणादायक है। इसका एक शानदार उदाहरण है बंगाल की राजसुंदरी देवी, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। हाँ, वो एक रूढ़िवादी अमीर परिवार की बहू थीं, जिन्हें पढ़ने लिखने की मनाही थी। उन्होंने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा, और फिर 1876 में उन्होंने अपनी आत्मकथा आमार जीवन छापी, जो किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली पूर्ण आत्मकथा मानी जाती है। बिल्कुल। इसी तरह बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने महिलाओं को शिक्षा से दूर रखने वाली धार्मिक और सामाजिक पाबंदियों पर तीखे व्यंग लिखे। इसका मतलब है कि सिर्फ महिलाएं लिख ही नहीं रही थीं, बल्कि खास तौर पर महिलाओं के लिए साहित्य भी छपने लगा था। हाँ, 19वीं सदी के मध्य तक महिलाओं के लिए खास पत्रिकाएं और किताबें छपने लगी थीं। इनमें अच्छी गृहिणी और मां बनने की सीख तो होती थी, लेकिन साथ ही नारी शिक्षा के महत्व पर भी बहुत जोर दिया जाता था। तो प्रिंट ने महिलाओं को एक आवाज भी दी और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश भी की। एक तरह से हाँ, इसने भारत में सिर्फ सूचना का प्रसार नहीं किया, बल्कि इसने आधुनिक भारत की पहचान को गढ़ने में एक बहुत अहम और जटिल भूमिका निभाई। तो ये था छपाई का लंबा और रोमांचक सफर, चीन की काट की तख्तियों से लेकर गुटेनबर्ग के प्रेस तक, और फिर भारत में सामाजिक सुधारों की बहसों तक। ये साफ है कि कैसे एक तकनीक ने सूचना को कुछ हाथों से निकालकर करोड़ों लोगों तक पहुंचाया और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, और ये हमें आज के दौर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। इन सभी स्रोतों में हमें एक ही पैटर्न दिखता है। जब भी सूचना का प्रभाव फैलता है और ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, तो स्थापित सत्ता को चुनौती मिलती है। और आज हम इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में एक और विशाल सूचना क्रांति के बीच में हैं। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि हम 500 साल पुरानी इस प्रिंट क्रांति के इतिहास से आज के डिजिटल युग के लिए क्या सबक सीख सकते हैं, खासकर जब हम सूचनाओं के अंबार और फेक न्यूज़ जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो शायद गुटेनबर्ग और लूथर ने कभी सोची भी नहीं होंगी।